राजा टीवी9 भारतवर्ष के मेगा पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो वैसे तो राजा हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन पिछले 50 सालों से राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। नर्मदा नदी की हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, पर अब पार्टी को फिर से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की यात्रा कर रहे हैं। उनका हर बयान हेडलाइन है। वो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, सोनिया गांधी के सलाहकार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के सेनापति और कांग्रेस के थिंक टैंक हैं। तो स्वागत कीजिए राघोगढ़ के सियासत के राजा, कांग्रेस के मुकद्दर के सिकंदर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में देश के 5 बड़े संपादकों और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए आ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीता जी को मत छोड़ो, जय सिया राम बोलो। तो आपने बात जय सिया राम से की है, तो मुझे लगता है कि सवाल भी उसी से शुरू होने चाहिए। करिए। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। आप और आपकी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे? बात यह है कि आपने, मैं समझता हूं ये प्रश्न किसी और राजनीतिक दल से बात नहीं की है। शायद आपने हमारे शंकराचार्य जी से कोई बात इस बारे में नहीं की कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए भगवान राम एक आस्था के रूप है, ईश्वर के अवतार है। इसलिए हमें उनके मंदिर में जाने में कोई एतराज थोड़ी होगा। मेरे खुद के निवास में राम जी का मंदिर है। मैं उस प्रांत से आता हूं जहां ओरछा में राम जी विराजते हैं। तो इसलिए भगवान राम कोई एक विशेष वर्ग के नहीं हो गए हैं, वो सबके हैं, हम सबके हैं। जहां तक राम मंदिर का जो 22 जनवरी का आयोजन है, उसको एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है। अब उसमें कई प्रश्न उपस्थित हुए हैं। जोशीमठ के शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पूरी ये जो प्रक्रिया है, प्राण प्रतिष्ठा की एक वैदिक परंपरा है, धर्मशास्त्र के अनुसार उसकी वैदिक परंपरा है। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न होता है कि ऐसी जल्दी क्या थी, पूरा करने देते। भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी अप्रैल के आसपास आता है, तभी आप कर लेते। ये आनन फानन करने की आवश्यकता क्या थी? उसका केवल एक ही उत्तर है कि ये पूरा जो आयोजन है धार्मिक कम है, राजनीतिक ज़्यादा है। और उसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का उन्होंने प्रयास रहा है। इसलिए जहां वैदिक परंपरा और शास्त्र की बात आ जाती है, उसमें हम लोग, मैं खुद स्वर्गीय स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य जी का शिष्य रहा हूँ। आज से 40 साल पहले मैंने उनसे दीक्षा ली हुई है। और ये मेरे गुरु भाई हैं जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हैं। जब उन्होंने बड़े एक मौलिक प्रश्न उपस्थित कर दिए और उसके उत्तर में चंपत राय जी ने उसे बता दिया कि भाई ये तो रामानंदी संप्रदाय का है, तो भाई रामानंदी संप्रदाय का तो आप क्या कर रहे हैं? आप रामानंदी संप्रदाय के हैं क्या? दूसरा प्रश्न यह है कि वहां पर कई सदियों से निर्मोही अखाड़ा पूजा का काम देखता था, उन्हीं के माध्यम से सब होता था। उनको अलग कर दिया गया और उनके स्थान पर विश्व हिंदू परिषद ने कुछ अपने पुजारी वहां बिठा दिए। ये सब बातें इतनी विवादित हो गई जिसकी वजह से हम लोगों को उसमें, क्योंकि इसको एक आयोजन पूरी तरह से
भाजपाईकरण जो हो गया था उससे आपत्ति थी। पुरी के शंकराचार्य जी ने एक साफ कह दिया कि भाई वहाँ ताली बजा मैं नहीं जाऊँगा। दूसरी बात यह है कि हमारे इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं सबने मना कर दिया। ये आपने मिलकर तय किया कि हम इस पर नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए सबने अपना अपना निर्णय लिया, कोई इसकी लिए कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन शिवसेना जो कि बाबरी मस्जिद के गिराने में सबसे आगे रही, उद्धव ठाकरे जी ने मना कर दिया। इसलिए बेहतर ये समझा गया कि ये चूंकि राजनीतिकरण हो गया है, इसमें हमको नहीं पड़ना चाहिए, और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने पत्र लिख दिया। अब ये बात थोड़ी ना कि हम इसको मंदिर में जाएंगे नहीं। मैं अयोध्या में जब भी गया हूँ, कनक का मंदिर है, कनक राम जी का, उसमें मेरा सवाल आपसे यही है। कनक भवन का मंदिर है, हमारे ओरछा महाराज का बनाया हुआ है। जी जी। अब कनक भवन के मंदिर में मैं दर्शन करने जा चुका हूँ। मैं तब भी गया हूँ जबकि रामलला की छोटी सी मूर्ति जो थी बाबरी मस्जिद गिरने के पहले जा चुका हूँ। तो हम लोग जाते हैं, सरयू जी में स्नान भी करते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे राजा साहब हैं उनकी हवेली में भी गया था, उनसे मिल के आया था मैं। तो इसलिए हमको मंदिर में जाने में कोई एतराज़ थोड़ी ना है। निर्माण पूरा हो जाने दीजिए, दर्शन करके आएंगे। पर आप और उसमें हमने चंदा भी दिया है, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 लाख रुपए दिए थे, मैंने 1,11,000 रुपये चंदे में दिया है। लेकिन हमें आपत्ति इस बात की है कि चंदा देने के बाद उस चंदे के रुपए का दुरुपयोग हुआ, जमीन खरीद में घोटाला हुआ। दिग्विजय जी, मैं आऊंगा आपके पास में। चंपत राय जी, मैं एक एक करके आऊंगा। घोटाला कर दिया, मैं इस पर भी आऊंगा। आज तक क्यों नहीं उत्तर दिया विश्व हिंदू परिषद? मैं इस पर भी आऊंगा आपके पास में, लेकिन एक एक करके सवालों को लेकर चलते हैं। आपने शंकराचार्य की बात की, 2 शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है सही तरीके से, लेकिन 2 शंकराचार्यों की तरफ से ये भी कहा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा देता हूं, आप अगर आपको लगता है तो। इन 2 शंकराचार्य की तरफ से जो बयान जारी किए गए, उन्होंने, क्योंकि सब जगह ये कहा जा रहा था कि देश के 4 शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। हम तथ्यों को एक बार सामने रख देते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। एक तो यहाँ पर श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी जो शंकराचार्य हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी विरोध नहीं किया जा रहा है। और एक दूसरा मैं आपको और दिखा देता हूं, शारदा पीठम का, यहां से भी साफ तौर पर मना किया गया कि कोई किसी तरीके का विरोध नहीं है। 2 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं और 2 की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया। देखिए बात यह है, इतना तो बता दूं आपको, मैं आपको इसके इतिहास में थोड़ा लेना चाहता हूं। नरसिम्हा राव जी बाबरी मस्जिद गिरने के बाद वहाँ आसपास की जो अविवादग्रस्त भूमि थी उसका अधिग्रहण सरकार ने किया, और अधिग्रहण करने के बाद रामालय ट्रस्ट, रामालय न्यास का गठन हुआ। नरसिम्हा राव जी चाहते थे कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने 4 शंकराचार्य जी और रामानंद संप्रदाय के रामनरेशाचार्य जी के को उसमें रामालय न्यास में उनका सदस्य बनाया गया। मुझे भी उसमें इन्वॉल्व किया गया था, क्योंकि मेरा स्वामी स्वरूपानंद जी से अच्छे संबंध थे, मुझसे मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश में। तो नरसिम्हा राव जी ने कहा था, और रामनरेशाचार्य जी, हम क्योंकि मैं स्वयं हम लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं, रामानंद संप्रदाय के माने जाते हैं, क्योंकि मेरे निवास का राघवगढ़ नाम है राघव जी के नाम से, तो इसलिए मेरे उनके संबंध थे। तो उनको कहा था भाई आप भी इसमें शामिल होइए, उनको सबको शामिल किया गया। और रामालय न्यास आज भी जीवित है, मतलब आज भी वो एट प्लेस है, रजिस्टर्ड बॉडी है, और उसी के थोड़ा निर्माण कराना चाहिए था। हमने मांग भी की थी प्रधानमंत्री जी से कि अलग से न्यास बनाने के बजाय आप रामालय न्यास से चालू भवन बनवाइए, मंदिर बनवाइए, क्योंकि वो पहले से सारे धर्माचार्यों का जो न्यास है उससे बनवाना उचित होगा। अलग से आपने ऐसे लोगों को उसमें रख दिया, कोई भाजपा का नेता है तो कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता है। तो बीजेपी और वीएचपी आप कह रहे हैं ये दोनों मिलकर राम मंदिर पर सियासत कर रही है। वही वीएचपी जिसने चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाया, तो आप मंदिर में नहीं जाएंगे? उसमें घोटाला भी किया। नहीं, अब देखिए बात सुन लीजिए, चंदा तो इकट्ठा करके वीएचपी नहीं बनाया ना, कार सेवकपुरम में ही सारी तैयारी हुई। आपको गलतफहमी इस बात की है कि चंदा केवल उन्होंने इकट्ठा किया, हमने वीएचपी को चंदा थोड़ी दिया है।
हमने तो नेशनल ट्रस्ट को चंदा दिया है, हमने न्यास को चंदा दिया, कोई वीएचपी को चंदा नहीं दिया है। और वीएचपी का लोकस टेंडर क्या है? ये तो नेशनल ट्रस्ट है, कोई वीएचपी का ट्रस्ट है ये? पर दिग्विजय जी, काम तो बीएचपी आगे बढ़ के कर रही है बिल्कुल ना? नहीं। वीएचपी कहाँ थी आंदोलन में? ये राम मंदिर न्यास मतलब विवाद, ये 19वीं सदी से चला हुआ है। विश्व हिंदू परिषद आया कब? जबकि भारतीय जनता पार्टी 1984-85 के चुनाव में 2 रह गए थे, तब से वीएचपी ने आंदोलन शुरू किया, नहीं तो उसके पहले वीएचपी थी कहाँ पर? 92 का आंदोलन किसका था जी मैंने कहा ना आपको, 85 में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद को, क्योंकि एक ही है संगठन के, आरएसएस के सारे संगठन है ये, एक राजनीतिक एक धर्म के नाम पर लोगों को का समर्थन लेते हैं। तो बात ये विश्व हिंदू परिषद का कोई इसके अंदर राम मंदिर के अंदर कोई योगदान नहीं। वो कोर्ट में केस कौन लड़ा? वीएचपी लड़ी। कोर्ट में केस हमारे मेरे गुरु धर्मगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी कोर्ट में केस लड़े। मुक्तेश्वरानंद जी ने बयान दिया था कोर्ट में, उन्होंने पैरवी की थी, उनके पैरवी के आधार पर फैसले हुए। तो विश्व हिंदू परिषद तो केवल चंदा उगाकर उसमें चंदे में भ्रष्टाचार करने के अलावा उन्होंने किया क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन कांग्रेस का था? मैं किसी का नहीं, आंदोलन जो था राम जी के भक्तों का था। पर कांग्रेस में इसको लेकर के इतना कंफ्यूजन क्यों है दिग्विजय? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। कहाँ क्लैरिटी है? आपके बड़े नेता एक चिट्ठी जारी करते हैं, सोनिया गांधी जी की तरफ से चिट्ठी जारी होती है, वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के कई नेता कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। बताइए। विक्रमादित्य हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए मुझे तो आया, मैं तो जाऊंगा। अर्जुन मोढवाडिया ने ट्वीट करके बोला उनको जाना चाहिए, उनको जाए ना। प्रमोद कृष्णन ने बाकायदा अयोध्या पहुंचकर ये बात कही। बात ये है, ऐसा है। मैं एक छोटी सी बाइट आपको सुनवा के फिर रिएक्शन लेता हूँ। सुन लीजिए पहले। पहली बात तो आप वकालत जो कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा मुझे कहना था कि आपको वकालत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ कि ये पूरा जो आंदोलन है ये विश्व हिंदू परिषद का नहीं रहा है। ये इतना मैं कहूँगा कि गोरखनाथ मठ का ये आंदोलन से संलग्न वो लोग रहे हैं, इसलिए मैं आदित्यनाथ तो इस बात को कह सकते हैं, लेकिन वीएचपी इस बात को नहीं कह सकते कि उनका आंदोलन था। मैं आपको एक बाइट सुनवा देता हूँ जो कि आप ही के परिवार की तरफ से आज ही आई है सुनने को लेकर के। तो कह रहे हैं कि लिखा हो कहा होगा लक्ष्मण सिंह जी ने। जी, एक बार मैं सुनवा देता हूँ, फिर उस पर आपके पास रिएक्शन के लिए आता हूँ। इससे कौन सा आपको राजनीतिक लाभ होगा, नुकसान ही नुकसान होना है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, कोई कार्यकर्ता भी सहमत नहीं है, कोई नहीं सहमत है। तो मैं तो खूब जाऊँगा, 22 के बाद जाऊँगा और हर साल जाऊँगा। कांग्रेस की मती तो नहीं मारी गई है, कुछ लोग जो सलाह दे रहे हैं उनकी मती जरूर मारी गई है। दिग्विजय जी, ठीक है, मेरे भाई कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं, और हमारे भाइयों बहनों में या क्या चर्चा में बात आती है उसका राजनीतिकरण मैं नहीं करना चाहता। ये उनका मत तो उन्होंने मत दे दिया। हम लोग पार्टी के आधार पर अपना मत नहीं बना रहे हैं। ये मेरा निजी मत है कि हम लोग भगवान राम के दर्शन और मंदिर जाने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन आप निर्माण तो पूरा कर लीजिए। जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? हमें आपत्ति इस बात की है। दिग्विजय जी, 20 दिन पहले आपने एक और बयान दिया था, वो भी जल्दी से आपको सुनवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ। आप सुनाई के बाद मैं बता देता हूँ, लोग भी सुन ले, एक बार बता ही देता हूँ। एक बार लोग भी सुन ले, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास में। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। आपको निमंत्रण मिला, आपने तो खुद चंदा भी दिया था इसको। देखिए, मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे नहीं देंगे वो, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा। अब ये प्रश्न आपने क्या आडवाणी जी से पूछा, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी तो आपसे मुरली मनोहर जोशी जी से आपने नहीं पूछा, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने 20 दिन पहले ये बात कही और फिर अचानक ये। अचानक नहीं, मैंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय ट्रस्ट है, लेकिन राष्ट्रीय ट्रस्ट को उन्होंने आयोजन पूरा वीएचपी, भाजपा और मोदी जी का बना दिया, हमको इसकी आपत्ति है। और दूसरा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि
जिस मंदिर का निर्माण ही, मैं तो समझता था निर्माण पूरा हो गया होगा, इसलिए मैं कह रहा था अब निर्माण ही पूरा नहीं हुआ और जो धर्मशास्त्र के आधार पर विधि है किसी भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, उसकी विधि के बारे में जब मुझे जानकारी मिली, हमारे धर्म गुरु ने बताया, हमारे गुरु भाई ने बताया कि उचित नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब निर्माण पूरा हो जाएगा दर्शन करने जाएंगे। लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब ये ताला खुला तब आपकी सरकार थी, जब बाबरी मस्जिद गिरी तब आपकी सरकार थी। उसके बावजूद भी उस वक्त भी कंफ्यूजन की स्थिति बहुत रही और अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति। मैं जो कंफ्यूजन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ, उस समय मूर्ति रखने को लेकर के भी कंफ्यूजन हुआ था कि मूर्ति रखी जानी चाहिए या नहीं रखी जानी चाहिए। इसको लेकर भी कांग्रेस में विरोध था या मतभेद थे या दो गुट थे, दो धड़े थे। और आज भी हमें ये देखने को मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। आप इसका इतिहास देख लीजिए। ये मूर्ति कैसे रखी गई उसका एक अपना अलग इतिहास है। आंदोलन तो उसके पहले से चल रहा है, 19वीं सदी का चला हो रहा है। और ये आंदोलन किसी, तब तो आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था, वीएचपी का जन्म नहीं हुआ था, भाजपा का जन्म तो सवाल ही नहीं उठता उस समय का। तो उस समय से वहाँ के इस बारे में विवाद चलता रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जो विवादग्रस्त जगह पर ताला लगा वो उस समय लगा जबकि मूर्ति रख दी गई, कोर्ट का आदेश था, चलता रहा। और जब ताला खुला तो कोर्ट के आदेश से खुला, कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं खुलवाया। नहीं, अब मैं यहीं आपसे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक आप कुछ भी कहें, लेकिन फैक्ट ये है मैं थोड़ा सा आपको इस पर बता देता हूं। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में हर साल सरकार की तरफ से कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इस वजह से ताला नहीं खुल पाएगा। जिस साल सरकार की तरफ से, यानी आपकी सरकार की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि ताला खोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं होगी, तब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मैंने कहा कोर्ट का ही फैसला हुआ ना, लेकिन आपकी सरकार ने ये बता दिया था कि हमारे को दिक्कत नहीं है। मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी कोर्ट तो मना कर सकता था। पर आपकी सरकार के कहने पे बात वही है कि कोर्ट का फैसला था, कोई पार्टी का सरकार का फैसला नहीं था। एक दूसरा, जो शिलान्यास की बात थी, शिलान्यास कोई विवादित भूमि में नहीं हुआ था, जो गैर विवादित भूमि थी उसके अंदर हुआ था, उसमें किसको आपत्ति नहीं थी। दिग्विजय जी, मंदिर की बातें तो काफ़ी हो गई, मैं थोड़ा सा उसको विस्तारित करना चाहता हूँ कि सारे पिछले कई महीनों से, सालों से भी दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी आप जैसे वरिष्ठ और बहुत सारे वरिष्ठ लोगों के, अनुभवी लोगों के रहने के बावजूद हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में कोई एक वैकल्पिक, समानांतर और मजबूत आख्यान अभी तक नहीं तय कर पाई है। कभी वो इस ओर जाती है, कभी वो इस ओर जाती है, कभी वो सौम्य हिंदुत्व जिसको हम कहते हैं उधर जाती है, तो जनेऊ पहनना दिखाकर मंदिर जाकर हम धार्मिक हैं, हम भी धार्मिक हैं, ये दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन अंततः बीजेपी की एक बी टीम की तरह ही वो उभर पाती है। तो क्या कारण है कि इतनी पुरानी, सबसे पुरानी बड़ी पार्टी एक निश्चित मत और विचार और आख्यान न बना पाई है, न देश के सामने प्रस्तुत कर पाई है इस पूरे विषय पर? मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपने कांग्रेस के इतिहास को अपने नहीं समझा है। कांग्रेस ने कभी धर्म के खिलाफ हम लोग नहीं गए हैं, और महात्मा गांधी की तो रामधुन के अंदर, उनके हर सभा में रामधुन से शुरू करते थे। हमारे पार्टी में पूरी तरीके से क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है और उसको किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और यही संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, उसका कोई रोक टोक उसके अंदर नहीं है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे खुद के घर में करीब 107 मंदिर हैं। उसमें से 4 में अखंड ज्योत जलती है, एकादशी का रात जगा होता है, हनुमान जी का मंदिर भी है। तो हमारे यहाँ अपने धर्म का पालन करने की रोक टोक थोड़ी, हम कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो कि हम धर्म के विरोधी हों। हम लोग तो, एक बात मैं बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी इज़ अ पार्टी ऑफ मूवमेंट, और इस डाइवर्सिटी के इस देश में यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक जातियाँ हैं, अनेक भाषाएं हैं, अन्य जेनेटिक लोग हैं। तो इसमें इससे ऐसे देश में सबको मिलाकर जब तक नहीं चलेंगे तब तक देश में शांति नहीं होगी। इसमें और इसी के साथ साथ पूरे तरीके से हमारा ये लक्ष्य रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में इसीलिए इसको फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, ताकि हर वर्ग और हर लोगों को उसमें रहने का और अधिकार के साथ वो अपना जीवन जिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सबने भाग लिया। एक तरफ शहीद भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा तो अशफाकुल्लाह ने भी चूमा। तो इसलिए ये किस देश जो है सबका है, और इसमें धर्म का जो है, धर्म का कोई हमारी जो हमारा देश जो है, कोई एक राज्य का कोई धर्म ये नहीं हो सकता। मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ। एक मिनट। लेकिन मैं ये प्रश्न इसलिए उठा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगी कांग्रेस के नेता जो बुलाए गए हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका जवाब तय करने में भी पार्टी को कई दिन लग गए और बीच में काफ़ी भ्रम बना रहा। तो इससे जाहिर है कि पार्टी पहले से इसके लिए तैयार नहीं थी, विचार नहीं किया गया था और कोई एक फैसला नहीं हो पाया था, इतने दिन लग गए उसमें। देखिए, इनिशियली हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से इसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रोग्राम बना लिया, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपना प्रोग्राम बना लिया, तो उस पर हमको आपत्ति थी। दिग्विजय जी, सवाल यही उठ रहा है ना कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ताला खुलवाया, नरसिम्हा राव के वक्त में बाबरी मस्जिद गिरी, आपके वक्त में 36 घंटे कल्याण सिंह की सरकार गिरने के बाद 36 घंटे तक अस्थायी निर्माण होता रहा, तब जबकि उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। वो कांग्रेस आज इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में, कंफ्यूजन नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप क्यों पैरवी कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, कंफ्यूजन कतई नहीं था, क्लैरिटी ऑफ थॉट था, और क्लैरिटी के आधार पर हमने निर्णय लिया है और सोच विचार के लिया है। वीर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सोमनाथ मंदिर का जो रिपेयर का काम था आज़ादी के बाद, वो कांग्रेस के नेताओं ने कराया था। बिल्कुल। उस पर पंडित जी, सरदार पटेल के मतभेद चिट्ठियां भी लिखी गई थी, वो कैबिनेट में भी मामले बात आई थी। आपने एक चीज़ अभी बोली कि कांग्रेस पार्टी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कहते हैं धर्म के खिलाफ नहीं है, तो ये परसेप्शन क्यों है और ये कैसे बना कि आप एंटी हिंदू हैं? और कार्तिकेय ने सोमनाथ का जिक्र कर दिया, तो आज बीजेपी ने कहा है, मैं एक लाइन बस जोड़ देता हूं, बीजेपी ने आज कहा है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें गांधी जी की पार्टी नहीं है, नेहरू जी की पार्टी है, जो सोमनाथ नहीं गए थे। आप देख लीजिए, बात यह है, सोमनाथ का मंदिर कोई विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया था, सोमनाथ का मंदिर कोई शासन के पैसे से नहीं बना था, चंदे के पैसे से बना था। पंडित जी को आपत्ति किस बात की थी? आपत्ति इस बात की थी कि सरकार का पैसा 5 लाख रुपए सरकार के खजाने से उसके आयोजन में क्यों खर्च किया जाए, उनको आपत्ति इस बात की थी। एक दूसरी बात, उनको इस बात की आपत्ति थी कि सोमनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे तत्कालीन जाम साहब, मेरे नाम था उनका भी, दिग्विजय सिंह जी, वो उस समय राज्यपाल भी थे, वहाँ के राज प्रमुख थे। तो पंडित जी की आपत्ति इस बात की थी, वो कोई धर्म के खिलाफ थोड़ी ना थे, पंडित जी खुद धार्मिक व्यक्ति थे। हर्षवर्धन जी। दिग्विजय सिंह जी, मुझे लगता है कि सवाल थोड़ा दूसरा होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अब भ्रम की अवस्था से निकल गई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नहीं, भ्रम ना भ्रम पहले था ना। मैं सवाल पूरा कर लूं। आपने कहा कि नेहरू जी कह रहे थे कि भाई सरकारी खजाने से क्यों लगे, चंदे से बने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में जो भी लोग शामिल हैं, उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है,
और आप राजनीतिक तौर पर कुछ भी कहें, लेकिन देश तो जानता है ना कि आज ये जो राम मंदिर बना है ये राजनीति की वजह से बना। अगर राजनीतिक आंदोलन नहीं होता, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नहीं होते, संघ के स्वयंसेवकों की वहां जान गई, भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त की गई, मान लीजिए उत्तर प्रदेश था, 3 और राज्यों की सरकार बर्खास्त की गई जो अलोकतांत्रिक था, जो पूरी तरह से असंवैधानिक था, वो उस समय बर्खास्त किया गया। अब आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग इससे प्रसन्न हैं, वो इस आयोजन को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। तो क्या नेहरू जी वाला अगर उसी पैमाने को रखें, 1 पैसा सरकार का मंदिर निर्माण में नहीं लगा। आपने खुद कहा कि आपने भी दान दिया है, हमने भी दिया है, और भी जिसकी आस्था श्रद्धा होगी। कोई आस्थावान हिंदू वहां का निमंत्रण कैसे ठुकरा सकता है? बात ऐसा है, हमने निमंत्रण ठुकराया नहीं है। हमने ये कहा है कि आपका निमंत्रण भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन चूंकि आपने इसका राजनीतिकरण कर दिया है इसलिए हमें आपत्ति है। हम दर्शन करने जाएंगे, दर्शन में हमने कहाँ मना किया है, लेकिन ये कहना कि इस आयोजन में आप शामिल हो जाइए, जिस आयोजन में आप रोड शो हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का, विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ बैठकर हमारे सैकड़ों वर्ष सदियों की जो व्यवस्था है उसको वो तोड़ रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा को क्यों अलग कर दिया? रामानंदी संप्रदाय के लोगों को ये क्यों नहीं सौंप रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद का वहाँ क्या लेने देना? विश्व हिंदू परिषद का क्या उसमें आंदोलन में उनका योगदान था? शिवसेना का योगदान नहीं था क्या? दूसरे राम भक्तों का योगदान नहीं था क्या? नहीं विजय जी, आप थोड़ा सा राहुल जी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यहीं आप जब कहते हैं तो आपको शिवसेना का योगदान याद आ रहा है, विश्व हिंदू परिषद का योगदान आप कह रहे नहीं है, जिसने राम मंदिर पे उन्हीं का अकेला नहीं था, और मैं उसके आगे कह रहा हूं उन्हीं का अकेला नहीं था। और उनका भी कब चालू हुआ, राजनीतिक रूप से कब चालू हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद चुन के आए, उसके बाद से उनका आंदोलन चालू हुआ है। नहीं ठीक है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन जो आंदोलन चला उस आंदोलन के बाद कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई गई, लेकिन वो उस पर अड़े रहे, उन्होंने उस आंदोलन, और मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं, उन्होंने जब सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, सोनिया जी को, खड़गे जी को और दूसरे नेताओं को भी उसका आमंत्रण दिया, उसके बाद ये आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो राजनीतिकरण आप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? आप ये प्रश्न आप क्या उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं क्या? मिलेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। आप सोनिया जी से मिल लिए क्या? नहीं, आप आज हैं ना कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। मुझे निमंत्रण नहीं है। आप खड़गे जी से मिल लिए क्या? क्या वजीर चौधरी से मिल लिए क्या? क्या आप अखिलेश यादव से मिल लिए क्या? क्या आप नीतीश कुमार जी से मिल लिए क्या? कौन से राजनीतिक दल से आपने बात कर ली जो केवल आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं? दिग्विजय जी, यही सवाल बनता है। एक मिनट, हर्षवर्धन जी, मैं एक मिनट, हर्षवर्धन जी, अब मैं एक बार आपकी बात यही है कि रोड शो का मुताली बजाने जाएंगे जैसा कि वहां पे कह रहे हैं। दिग्विजय जी, जिन लोगों के नाम आपने लिए, तो क्या अब हम ये मान के चलें कि क्या आप इस वजह से राम मंदिर नहीं जा रहे क्योंकि राजनीतिकरण हो रहा है, या फिर कहीं ये गठबंधन की मजबूरी तो नहीं? आप जिन लोगों के साथ अभी मौजूद हैं उनमें से एक व्यक्ति हैं स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। सनातन धर्म को लेकर, सनातन हिंदुओं को लेकर उन्होंने क्या कहा था, मैं एक बार सुनवाता हूं, फिर आपके पास आता हूं, एक बार सुन लेते हैं। மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பேரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது. तो स्टालिन का कहना है कि सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। स्टालिन का बेटा है, स्टालिन नहीं है। उदयनिधि स्टालिन। वन सेकंड, पहली बात तो आप भी अपने फैक्ट से जरा साफ हो जाइए। ये स्टालिन का बेटा था। उदयनिधि स्टालिन। सुन लीजिए, सनातन धर्म की परिभाषा शायद वो समझते नहीं है, बच्चे हैं। क्या मेरा कहना ये, सनातन धर्म वो है जिसका की व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी ने की है। सनातन धर्म वो है जो सब धर्मों का सम्मान करता हो। सनातन धर्म वो है जो विश्व को अपना कुटुंब मानता है, हर परिवार मानता है। जहाँ वैमनस्यता शब्द नहीं है, वहाँ प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा है। उन्होंने कहा है धर्म सत्य, सच्चाई, सत्यता ही धर्म है। सनातन धर्म वो है। ये जो स्टालिन साहब के जो सुपुत्र हैं
उनको शायद इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इसके अंदर बाद में जो दलितों के खिलाफ छुआछूत और मनुस्मृति से जो ये बात से आई है, जो वर्ग को अलग कर दिया गया, पैदाइश से उसको शूद्र बना दिया गया या ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रिय बना, वैश्य बना दिया, ये हमारे सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार नहीं रहा है, ये बाद में आया है। इसलिए उसको उससे लिंक करना ठीक नहीं है। उनको कहना चाहिए था मनुवादी नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सनातन धर्म में तो इस प्रकार का छुआछूत का कोई आधार ही नहीं था। दिग्विजय जी, आपने अभी हाल फिलहाल में एक बयान चंपत राय को भी लेकर दिया है और आप इस मामले को एक घोटाले से जोड़कर भी देख रहे हैं। किन तथ्यों के साथ आप इस बात को कह रहे हैं? इस बात को कह रहे हैं, एक जमीन का सौदा होता है भारतीय जनता पार्टी के महापौर या भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ, वो किसी से जमीन खरीदता है और वही जमीन 24 घंटे के अंदर विश्व हिंदू परिषद और न्यास के जो प्रतिनिधि के रूप में चंपत राय जी कई करोड़ों से ज़्यादा में जमीन खरीद लेते हैं। उसकी जांच भी मोहन भागवत जी ने खुद ने जांच के आदेश उसमें दिए। उस जांच का क्या हुआ? क्या हमारे दिए हुए चंदे में अगर घोटाला होगा तो हम क्या उसकी जांच के आदेश, जांच की जानकारी नहीं लेना चाहेंगे कि आखिर जांच का क्या हुआ? क्यों सैकड़ों करोड़ रुपए न्यास को ज़्यादा देने पड़े, इसकी जानकारी हम क्यों नहीं दी गई अब तक? जयशंकर जी। दिग्विजय जी, शुरू में आपने जब बात चली थी राम मंदिर को लेकर के और निमंत्रण को लेकर के, तो आपने शंकराचार्य की बात कही, शंकराचार्य की बात कही थी आपने। अभी जो अयोध्या के कुछ संत महंत हैं वो कह रहे हैं कि शंकराचार्यों को भी मर्यादा में रहना चाहिए। मतलब ये हालत हो गई है कि अब शंकराचार्य जो परिभाषित करते थे तो उनको भी कह रहे हैं कि आप मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ आप अभी जो बातचीत कर रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन के शिकार लग रहे हैं। आपने एक बात तो कही कि ये चूंकि मंदिर अधूरा बना हुआ है, राम नवमी को भी इसका प्राण प्रतिष्ठा हो सकता था, अब उसको छोड़ करके अब आप आ गए कि नहीं साहब ये तो राजनीतिकरण है और चंदा है और ये है, तो कौन सी बात है? किसके लिए आप लोगों ने विरोध किया? दोनों बातें जो शास्त्र के अनुसार जो विधि है उसके अनुसार नहीं हो रहा है, और दूसरा ये है मुख्य बात है जो राजनीतिकरण की जो बात हो रही है उसमें वही कारण है जिसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी से के साथ नहीं है वो राजनीतिक दल सबने मना कर दिया। वो भी बात है, दोनों बातें हैं, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है इसमें। यहाँ तक शंकराचार्य का सवाल है, दोनों शंकराचार्य ने मना किया कि हम लोग नहीं जाएंगे। शंकराचार्य पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं बड़े सम्मानित थे, उन्होंने कहा भाई हम ताली बजाने थोड़ी वहाँ जाएंगे। एक दूसरा उसका राजनीतिकरण का उन्होंने उसका उल्लेख भी किया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्वामी जी ने, जोशी मठ के शंकराचार्य जी ने, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो शास्त्र विधि है उसके अनुसार नहीं हो रहा उसके बारे में जानकारी दी। अब वहाँ पर अयोध्या के कौन से संत ने और कौन से महात्मा ने क्या कहा मेरे को जानकारी नहीं है। केवल भगवा वस्त्र पहनकर और दाढ़ी रख लेने से कोई संत नहीं बन जाता है, कोई महात्मा नहीं बन जाता है। उसके लिए विधिवत रूप से उसके शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, उन्होंने अपने संस्कृत के और पूरे विधि विधान से वेद पुराण और उपनिषद वगैरह का ज्ञान उनको है भी कि नहीं है। वैसे हनुमानगढ़ी का तो समीर जी एक सवाल, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, हर्षवर्धन एक मिनट, मैं एक मिनट आऊंगा, पहले उनसे सवाल पूछ लूं, उनका हुआ नहीं अभी तक। जी समीर। दिग्विजय सिंह, मैं आपको जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने राम मंदिर जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्या इसके पीछे एक कारण है कि तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई है, आपको ये लगता है कि तेलंगाना में आपको मुस्लिम वोट बैंक मिला होगा, कर्नाटका में आपके मुस्लिम वोट मिला होगा, और दूसरा मेरा सुन लीजिए, केरल में आपका मुस्लिम यूनियन से गठबंधन है वहाँ पर, तो क्या केरल में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा जीतते हैं, तो अगर राम मंदिर में जाएंगे तो मुसलमान वोट नाराज होंगे, तो क्या इसके पीछे आपकी रणनीति है? आपको बड़ी गलतफहमी है तुष्टीकरण के बारे में जो आप बात करते हैं, कोई इसमें तुष्टीकरण नहीं है। आजकल तो मोदी जी पे भी आरोप लगता है कि वो भी तुष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों का। भारत में मुसलमान की टोपी पहनने में उनको एतराज़ होता है, लेकिन जब इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ मस्जिद भी चले जाते हैं और टोपी भी पहन लेते हैं। तो बात यह है कि इसका हिंदू मुसलमानों की पॉलिटिक्स जो है डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, बांटने वाली पॉलिटिक्स वो है,
और ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रूप में आरएसएस शुरू से करती रही है। और जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उससे इतनी नफरत फैल रही समाज में, उसका हम लोग बिल्कुल ये संकट आ रहा है हमारे देश में। एक दूसरे के प्रति जो एक नफरत की भावना पैदा की जा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, मैं निजी तौर पर इस बात को कह सकता हूँ कि देश सबका है। हर धर्म का जो मूल एक आधार है वो अच्छे नागरिक होना है, अच्छे व्यक्ति होना है, जो प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाए। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और मैं तो इस बात को कहता हूँ, हर धर्म का मूल जो है आधार वो इंसानियत है। कैसे अच्छे इंसान बनो, ये सभी धर्म कहते हैं, इसमें कहीं विवाद होना ही नहीं चाहिए। सर, रैपिड फायर एक हमारा जो राउंड होता है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा अधूरा रह गया था। मैं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि मैं कार्तिकेय आऊंगा, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। धार्मिक है, आप धार्मिक हैं, आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का मामला है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? बात वही है, ये क्या आवश्यकता थी कि इस तरह से रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे, वहाँ पर सब तरीके से वहाँ पर जाएंगे और उस तरह से प्रचारित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के कमल को लेकर दुनिया भर की बात होगी। ये तो पॉलिटिकल है, ये तो पॉलिटिकल कर दिया गया। भव्य राम मंदिर बनना ज्यादा भव्य, देखिए भव्य मंदिर बने, बड़ा कार्यक्रम, हर्षवर्धन जी जवाब ले लेते हैं। हर्षवर्धन जी जवाब ले लेते हैं। भव्य मंदिर बनने में हमें कहाँ एतराज है? बनाइए ना, लेकिन पूरा तो करिए। आप पूरा कर लीजिए, हम जाने के लिए तैयार है। अब मैं चलते चलते मैं रैपिड फायर की तरफ जा रहा हूँ। दिग्विजय जी, उसमें आपके पास में एक बोर्ड है, आप पहले भी ये जानते हैं, अगर आप इससे सहमत है येस और नो, लेकिन चलते चलते एक सवाल जरूर पूछता चलूंगा। आपने स्टैलिन को लेकर के बहुत क्लैरिटी की, आपने साफ तौर पर कहा कि उनको नहीं पता था और ये अच्छी बात है, क्लैरिटी कर दी गई आपकी तरफ से। उदयनिधि स्टालिन का जो स्टेटमेंट था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलाई गई थी वो सही था। क्या आप इसको सही मानते हैं, इस बयान को? देखिए, नहीं, मैं इस स्टेटमेंट वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आप मानते हैं कि ये बयान सही था? एक बात सुन लीजिए, कार सेवकों के ऊपर जब गोली चली तो वो कौन के आदेश से चली? कोई उस वहाँ के जो प्रशासन को अधिकार होता है गोली चलाने का अधिकार, आप भी जानते हैं। तो किसी राजनीतिक व्यक्ति के आदेश पर गोली नहीं चली, वहाँ का जो प्रशासकीय तंत्र था उसके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर गोली चलाई होगी। इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को इसका जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता? मैं तो कह रहा हूं कि जहां भी पुलिस फायरिंग हुई है या केन चार्ज होता है या अश्रु गैस फेंके जाते हैं, तो ये प्रशासनिक अधिकारी वहां की न्याय व्यवस्था को कायम रखने के लिए चलाता है। सर, रैपिड फायर जो हम लोगों का होता है उसको शुरुआत कर देते हैं, एक बार एक एक करके आपसे सवाल पूछना और उसमें यस और नो है। पहला सवाल आपसे, राम मंदिर बनने से हिंदुओं का गौरव बढ़ा है, ये बात सही है? हाँ, यस और नो? यस। थोड़ा जोरदार तालियों के साथ में। दूसरा सवाल, साल 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे? बहुमत आने पर। आए तो वही बनेंगे? बहुमत आने पर तय होगा। यस या नो? आप मेरी बात सुनिए, आप पास भी कर सकते हैं। बात यह है, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि 2004 में भी आप देख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोई डिक्लेयर्ड पीएम कैंडिडेट नहीं थे। हमारा बहुमत बना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो अगर इंडिया अलायंस को अगर बहुमत मिलता है तो इंडिया अलायंस तय करेगा। ममता बनर्जी ने नाम रखा था खड़गे साहब का। देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूं, ये कोई रैपिड फायर हाँ का ना की बात नहीं है। जी जी, ठीक है। तीसरा, बाबा बागेश्वर से आप अपनी पर्ची निकलवाना चाहते हैं? मैं ऐसा है, बाबा बागेश्वर जो हैं नौजवान है, मैं भी उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। उनकी एक कथा में मैं गया था छतरपुर में। तो ये मैं पर्ची वर्ची के अंदर विश्वास करता नहीं हूँ, ना मुझे
मुझे ना पर्ची में विश्वास है, ना मुझे एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है। ये सब जो है आजकल दुकानें चल रही हैं, चलने दीजिए। वो आपका जवाब लेकिन यस और नो से ही होगा दिग्विजय जी, वो आपको बताना जरूर उससे पड़ेगा। यस या नो से ही आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए ऐसी चीज, ऐसा आप प्रश्न पूछेंगे इसका यस और नो जवाब ही नहीं है। अगला सवाल, कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। अगला सवाल, मोहन भागवत से मिलकर विवादों को आप दूर करना चाहेंगे? यदि वो चाहें तो यस या नो तो आप बता दीजिए। अगर आप यदि वो चाहें तो हाँ, ये कहकर अगर आप यस बता देंगे तो ऐसा है, यदि वो चाहें तो बिल्कुल मैं मिलने तैयार हूं। वो कौन ये से है, मुलाकात तो दो व्यक्ति में होगी कि अकेले में होगी? आप मुझसे यस कहलवा देंगे और वो मुझे मना कर देंगे तो फिर क्या होगा? चलिए मैं जरूर आपके पास ये पूछूंगा कि मुद्दे कौन से, लेकिन अगला सवाल हम देख लेते हैं एक बार। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर शांत हो गया। नो, इसकी वजह कुछ आप आ जाइए इधर, बता दूंगा जी। आपने धारा 370 को स्टडी किया है जी। धारा 370 लगभग समाप्त हो चुकी थी। 90% से ज्यादा अधिकार जो 370 में थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। धारा 370 जो था वो उस समय इसलिए लगाया गया था, पर एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। 20 और 30 के बीच में वहाँ के कश्मीरी पंडितों ने निवेदन किया तत्कालीन महाराजा को कि कश्मीर के लोगों को ही कश्मीर के अंदर नौकरी मिलना चाहिए। ये उसका एक अंग था जो आज तक कायम रहा। अब वो जब हट गया तो कश्मीर के लोगों को भी आपत्ति हो रही है। वहाँ नए नए ठेकेदार पहुँच गए और ठेकेदार भी सब गुजरात के वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ के कश्मीर के लोगों को भी परेशानी हो रही है कि भाई हमारी तो ना नौकरी हमको मिल रही और ना हमारे पास ठेकेदारी जो हमको ठेका ले लेते, हमारा व्यवसाय भी बंद हो गया। तो इसलिए धारा 370 को एक बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और उसके तो धीरे धीरे पूरे जो उसमें प्रोविजंस थे वो सब समाप्त से हो गए थे। 90% उसका जो है भारतीय संविधान में शामिल तो हो चुका था। तो दिग्विजय जी, अब वैसी आतंकवादी घटनाएं रोज तो हो रही है। पहले तो नहीं दिख रही थी, पत्थरबाजी नहीं होती है। आप शायद दिखाते नहीं हैं। सड़कों पे पत्थरबाजी नहीं होती है। आप टीवी 9 पे शायद आप घटनाएं नहीं दिखाते होंगे। रोज तो वहाँ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, कब नहीं हुई हैं? एक बार इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में क्या बोला था, एक बार वो सुन लेते हैं जरा। वो मुझे मालूम है क्या कहा था उन्होंने। देखिए स्टैटिस्टिक्स हैं, एक बार लोगों को सुनवा ले, फिर आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। सुनवा दीजिए। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूँ। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छीनकर तो नहीं लगो। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। रिकॉर्ड पर है, कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम लिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम लिया जवाहरलाल नेहरू का। जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे, लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे, जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे। जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। आपका रिएक्शन? पहली बात तो समझ लीजिए कि बड़ा ये कुटिल प्रयास चलता रहता है
पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच में विवादों का। ये बात समझ लीजिए कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टॉलवर्ड्स दोनों थे और एक दूसरे के पूरक थे। दोनों ने साथ आंदोलन किया, जेल गए। तो इसलिए सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कोई विवाद नहीं था, ना कभी उन्होंने कभी महसूस किया। लेकिन ये लोग जो आज सरदार पटेल और नेहरू के बीच में विवाद कर रहे हैं, वो लोग आज़ादी के लड़ाई में कहाँ थे और कब थे? क्या आरएसएस के और उस लोग और हमारे हिंदू महासभा के लोग कभी आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया? वो क्या बात कर रहे हैं? जहाँ तक जूनागढ़ की बात है और कश्मीर की बात है, हाँ मैंने उसका उल्लेख किया था। दूसरा इन्होंने जो कहा कि गुर्जर और वहाँ के पहाड़ी लोगों के आरक्षण का, उसमें मेरा आपत्ति ये थी कि आपने कितना प्रतिशत लोगों को और इसका लाभ मिलेगा उसकी जानकारी आपने एक्ट में नहीं दी है। एक्ट में प्रोविजन जब आपने नहीं किया है तो इसमें कन्फ्यूजन है। वहाँ के लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि वहाँ के ट्राइबल्स के जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर उतनी आरक्षण आप बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, मेरा प्रश्न था। तो अमित शाह जी को और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया दिग्विजय सिंह विवाद खड़ा करते हैं। अरे विवाद का आप अगर कानून में विवाद रखेंगे, अगर एम्बिग्यूटी रखेंगे कानून में, तो हमारा प्रश्न पूछने का अधिकार बनता। हमने पूछा था। दिग्विजय जी, अब थोड़ा सा गठबंधन और चुनाव पर आ जाते हैं। इंडिया गठबंधन के बाद में आ रहा हूं आपके पास में। इंडिया गठबंधन के बाद में पहले चुनाव हुए 5 राज्यों में और उसमें से 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश, जिसके लिए आप भी कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी, बीजेपी के कई नेता दबी जुबान में कह रहे थे कि ये हमारे हाथ से निकल गया, उसके बावजूद वो आपके पास नहीं आ पाया। इसकी वजह क्या रही? देखिए, बात यह है, मैं 2003 से ईवीएम के खिलाफ हूं, क्योंकि बटन दबाओ पता नहीं पड़ता कि वोट कहां गया। तो ये बात मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मैं ईवीएम के पक्ष में नहीं रहा हूं। मैं नतीजों में बात छोड़ दीजिए, कौन जीता कौन हारा मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मूल बात यह है, हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि मैं जहां वोट देना चाहता हूं वहां वोट जाना चाहिए, और उसके लिए ये मेरा अधिकार है कि मेरा वोट सही रजिस्टर हो और उसकी गिनती होना चाहिए। ये मेरा मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक राइट है, और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी मेरा ये राइट है। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे हैं जहां ईवीएम की मशीन से वोट लिए जा रहे हैं। हम लोग अपने देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आज लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा धीरे धीरे होता चला जा रहा है। मुझे तो 2003 से भरोसा इस पर नहीं था कि, और हमारा तो केवल इतना सा है कि ठीक है, आप कोई बैलेट पेपर से नहीं कराना चाहते हैं, ईवीएम से कराना चाहते हैं, तो ये आपको ईवीएम प्रेम है, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन वीवीपैट स्लिप का हमें दर्शन कराने के बजाय जो प्रिंट होता है वो हमारे हाथ में दे दीजिए, हम उसको देख लें और उसको मोड़कर हम डब्बे में डाल दें, हमें भरोसा हो जाएगा। आज हमें भरोसे नहीं होता, हम बटन दबा रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बारे में माननीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का भी नज़रिया आप देख लीजिए, हम लोग उनसे समय, मिलने का समय मांग रहे हैं, मिलने का समय नहीं देते हैं। और एक बात समझ लीजिए, विश्व में कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसमें चिप लगा हो जो कि हैक ना हो सके। सब लोग इस बात को सोचते, जिसमें सॉफ्टवेयर डला है वो आपकी का आदेश नहीं मानेगा, वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा। और सॉफ्टवेयर का अगर आपको आदेश मानेगा तो हमारा ये हक बनता है, तो भाई मशीन में कौन सा आपने सॉफ्टवेयर डाला हुआ जो हमको बता दो। ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम से चुनाव होता है, लेकिन वहाँ का सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में है, उसको बताने में आपको क्या ऐतराज है? विक्रांत,
जी एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, आपकी पिछली यात्रा में बड़ी भूमिका रही, लेकिन जो आपके सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, उनका ये कहना था कि ये जो वक्त है, ये चुनावी वक्त है, चुनावी साल है, 2024 की लड़ाई है, 2 चुनाव आप लोग हार चुके हैं लगातार। ऐसे में ऐसे वक्त में भारत जोड़ो यात्रा की बजाय अगर चुनाव पर ध्यान देते राहुल गांधी तो ठीक रहता। बात यही है, चुनाव प्रचार क्या होता है विक्रांत जी? जनसंपर्क होता है, जनता के बीच में जाके अपनी बात कहना, अपनी बात का लोगों को विश्वास दिलाना, समझाना, यही तो कैंपेन होता है। तो इसको आप कैंपेन क्यों नहीं मानते? कार्तिक, पार्टी कह रही है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है और आप कह रहे हैं कि कैंपेन है। ये बात यह है, राजनीतिक यात्रा, इसको चुनाव से संबंधित चुनाव यात्रा मत समझिए। आज जो समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और जो बचत हर परिवार के बजट में जो बचत होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि खर्चा बढ़ता जा रहा है, बच्चों की फीस बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, खाने के तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चा बढ़ रहा जा रहा है। तो आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, सामाजिक भेदभाव भी बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू और सिख, जो विवाद बढ़ते जा रहे हैं समाज में, इन समाज में विवाद खत्म हो, ये विषमता दूर हो, इसके लिए प्रयास है। तीसरा यह है कि जिस तरह से विपक्ष के लोगों पर एक ईडी, आईटी, सीबीआई का हथियार चला हुआ है। मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। अजीत पवार साहब के खिलाफ कहते हैं कि 70,000 करोड़ का इसने भ्रष्टाचार कर दिया, इसको जेल जाना चाहिए। 3 दिन बाद जिसको जेल भेजने वाले थे उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं भाजपा की सरकार के अंतर्गत। जिनके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है वो उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। बात यही है कि राजनीतिक रूप से ईडी, आईटी, सीबीआई का जो एक हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है, भ्रष्टाचार कोई समाप्त नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जितने भी यहाँ लोग हैं इनसे पूछ लीजिए, कोई एक आदमी कह दे कि भ्रष्टाचार समाप्त हुआ तो मुझे बता दें। बात वही है कि इस मामले में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से मौजूदा सरकार भेदभाव कर रही है, हमारी आपत्ति उस बात की, इसीलिए न्याय यात्रा निकाली है। सवाल, पिछली बार तो आप खूब चले भारत जोड़ो यात्रा में, चलेंगे इस बार? जी, पिछली बार तो खूब चले आप भारत जोड़ो यात्रा में, वर्कर्स टेंट में ही रहते थे, इस बार वैसे ही करेंगे? मैं उस समय भारत जोड़ो यात्रा के प्रबंधन का मैं अध्यक्ष था, मैं इस बार नहीं हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल, लोगों को ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने वक्त लिया, जो कम्युनल हार्मनी का जो पोजीशन था कांग्रेस का, वो लोगों के बीच में बात की। लोगों का मानना है थोड़ा सा रश्ड है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो चीज़ें आर्टिकुलेट पहले नहीं हुई हैं। आप लोगों का कन्याकुमारी में प्रोग्राम हुआ, श्री पेरुम्बदूर गए, आप लोगों ने रैली की, रुक रुक के आप लोगों ने हर स्टेट्स को क्रॉस किया, ये थोड़ी रश्ड लगती है। रश्ड नहीं है, बात यह है कि ईस्ट टू वेस्ट का जो फासला है, और हमारे उस समय आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में क्रिटिसिज्म होता था, दूसरे हमारे राज्य में आप नहीं आए, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, नॉर्थ ईस्ट के लोग, बंगाल के लोग, बिहार के, यूपी के लोगों ने कहा, हमारे यहाँ, गुजरात के लोगों ने कहा आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। तो ईस्ट टू वेस्ट यात्रा जो है, उन राज्यों को हमने शामिल किया है जिन राज्यों में हम लोग नहीं जा पाए थे, और उसमें ये भी था, अब एक व्यक्ति को आपने 4,000 किलोमीटर पैदल चलवा दिया, अब कहिए 6.5 1000 किलोमीटर और पैदल चलिए, तो अब उसको हाइब्रिड यात्रा रखी है, बस में जाएंगे लेकिन शहरों के अंदर वो पैदल चलेंगे। राहुल जी, कुल मिलाकर जो अब लड़ाई बनने वाली है 2024 में, उसमें 2 सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। एक सेना बीजेपी की जो है वो बहुत सुगठित, संसाधनों से भरपूर, अनुशासित दिखती है, और उसमें कोई भ्रम नहीं है, ना नेता को लेकर, ना चेहरे को लेकर, ना आख्यान को लेकर, ना नीतियों को लेकर।
तो संगठन, संसाधन, नेतृत्व और आख्यान, ये चारों उसके पास, पूरे चारों जो हथियार हैं वो, इसमें कोई भ्रम नहीं है किसी को। आपके जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसमें चारों में ही भ्रम है और प्रश्न चिन्ह है। ना तो नेतृत्व स्पष्ट है, संगठन अभी कहीं दिख नहीं रहा है, आपसी तालमेल अभी कितना होगा कि नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कोई एक आख्यान जो आप लोगों को देश के सामने रखेंगे कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो इनके कहने, इनकी नीति के अलग है, उससे बिल्कुल अलग है। तो इन चारों ही जो अस्त्र है चुनाव रण में जीतने के लिए, उन चारों में एक बहुत गहरी अस्पष्टता है। ये कैसे पूरी होगी? राहुल जी, आपको याद होगा 2004 के पहले भी यही प्रश्न आप लोग करते थे कि इधर अटल बिहारी वाजपेयी है, इंडिया शाइनिंग है, और दूसरी तरफ कौन प्रधानमंत्री का कौन फेस है। उस समय भी ऐसी बात होती थी, लेकिन जनता ने हमें बहुमत दिया, अनेक पार्टियों का दल बना, सरकार मतलब गठबंधन बना, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चली, 10 साल तक चली, और उसमें हर क्षेत्र में प्रगति हुई, हर क्षेत्र में, इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, गरीबी मिटाने में, हर क्षेत्र में हुई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चयन सबने मिलकर किया और वे एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज। संभावनाओं के बीच में पॉलिटिक्स होती है। इन संभावनाओं के बीच में, ठीक है, मोदी जी बड़े जबरदस्त नेता हैं, बड़े आर्टिकुलेट हैं, जुमलाबाजी तो करते हैं लेकिन उसको, झूठ को भी सच में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि आज देश किस हालात में है। 10 साल उनको होने आए, क्या कालाधन वापस आ गया? क्या कालाधन जिन्होंने विदेश भेज दिया वो लोग आज क्या जेल के सीखचों में है या विदेशों में है? क्या भारत पे कर्जा जो था वो चौगना नहीं हो गया है? क्या नोटबंदी में जो वादे किए थे वो पूरे हुए? क्या हमारे आसपास के देशों के साथ हमारे क्या संबंध हैं? चीन हमारे पर जमीन पे कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई आया है ना कोई धरती पे है, जबकि रक्षा मंत्री कहते हैं चीन हमारे जमीन पे आ गया। मेरा प्रश्न कुछ और आर्मी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप बात कह रहे हैं क्लैरिटी की, आपने वही कहा है। आपकी आपसी पार्टियां अपने अपने प्रदेशों में अब भी लड़ रही हैं, कल तक लड़ रही थी, और आज जो बयान छपे हैं वो भी बंगाल को अगर आप ले लीजिए। राहुल जी, बात मैं आपकी बात पे सर, मैं एक लाइन जोड़ दे रहा हूँ, ये नेशनल इश्यूज पर हमारी कॉमनलिटी है। दिग्विजय जी, एग्रीमेंट नेशनल इश्यूज पर है, राज्यों के अंदर हम लोग राज्यों के। एक लाइन जोड़ देता हूं मैं। ममता बनर्जी ने कह दिया बंगाल में 2 सीट देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। आपकी पंजाब कांग्रेस की यूनिट अड़ी हुई है इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करना है हमको। दिल्ली की यूनिट की भी यही स्थिति है। माननीय, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या चर्चा हो रही मुझे जानकारी नहीं। हर्षवर्धन। विजय सिंह जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कुटिल प्रयास। वो आपने इस्तेमाल किया था कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल है। लेकिन एक आरोप आपके ऊपर भी लगता है जी। कहा जाता है कि आप सिर्फ बयान देते हैं विवाद के लिए, और आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं, सब झूठ निकल जाता है, झूठ को वो सच कर देते हैं। लेकिन आपने देश पर आतंकवादी हमला हुआ और उसको संघ से जोड़कर संघ आप की बिल्कुल साजिश, गलत कह रहे हैं। पूरा होने दीजिए। आप बिल्कुल गलत, सवाल तो होने दीजिए। सुन लीजिए, मेरी घोर आपत्ति है। मैं जानता हूँ ये सवाल आपके लिए आपकी घोर, मैंने कभी ये बयान नहीं दिया सर। सवाल मैंने कभी बयान नहीं दिया। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आप जब गलत बात करें तो उसका आपत्ति क्यों नहीं करूंगा? कह दीजिएगा, मेरी बात मैंने कह दिया आपको। पहले आप विड्रॉ करिए, आप कह रहा हूँ ना, आप विड्रॉ करिए कि मैंने कभी उसको नहीं पूरी की। आपने जो आरोप मुझ पर लगाया वो गलत है। मैं कह रहा हूँ ना कि आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने 26/11 को आरएसएस का उसमें हाथ होना कभी नहीं कहा मैंने। आप मुंबई में 26/11 आरएसएस की साजिश पुस्तक का लोकार्पण आपने किया या नहीं किया? मैंने किया तो उसी मीटिंग में। आप सुनिए, सुनिए, सुन ली, बिल्कुल नहीं कहा मैंने। आप वहां थे नहीं।
मैं नहीं, मैं तो खबर के ही जरिए हर्षवर्धन जी, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, मैंने उसी समय कहा, मैं आगे बढ़ इसको छोड़ सुन लीजिए, मैंने उसी समय कहा था, मैंने उसी कहा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, अच्छा उसी समय कहा था मैंने। चलिए आपने स्पष्टता दी, नहीं, दूसरा आपने स्पष्टता कहा, उसी दिन से स्पष्टता थी। ठीक है, लेकिन मेरी दूसरा आपने मुसीबत कहा- यह है कि आरएसएस का सबसे बड़ा टारगेट दिग्विजय सिंह है, क्योंकि मैं आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। ठीक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार है। रोज मेरे खिलाफ बयानबाजी, झूठे आरोप लगा देना, मेरे ऊपर लगाना ना उनकी आदत में शुमार है। इसलिए मुझे इस बात आप उसमें शामिल हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। एक बात अभी आपने कही, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और टोपी पहन लेते हैं। प्रधानमंत्री ने टोपी कहां पहनी वो बताइए, जिससे लोगों को पता चले। हम आप ये क्योंकि ये भी एक ऐसा है ना जो संदेह पैदा करने जैसा, ईवीएम जैसा। हम आपको चित्र दिखा देंगे। नहीं अभी बता दीजिए ना। मेरे पास चित्र आपने पहले बताया होता। प्रधानमंत्री अगर आपने गंभीर आरोप लगा, अगर आपने पहले बताया होता मैं दिखा देता। आपने कहा ना, हमने थोड़ी नहीं कहा, आपने कहा कि अगर मेरे पास टोपी पहनी। अगर आप ये प्रश्न पूछने वाले हैं तो मैं अपनी जेब में लेके आता। मैं तो आपके से प्रश्न ले रहा हूं, तो आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिसका आपके पास तर्क नहीं है। तथ्य नहीं, सबूत भी है मेरे पास। अगला सवाल प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप नहीं लगाना। आपको भी आरोप मुझ पर ऐसे नहीं लगाना चाहते। मैंने तो आपको सर तथ्य बताया। हर्षवर्धन जी ठीक है, कह रहा हूं, समीर जी आगे, प्रमाण दे दूंगा आपको। समीर जी आगे। सिंह जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया। खबर यह भी आ रही कि राज्यसभा के सांसद भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। आप 2019 में साध्वी प्रज्ञा की राव लोकसभा चुनाव लड़े थे। क्या अगर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो आप उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। दिग्विजय जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है, आप तमाम तैयारी कर रहे हैं। एक लेकिन बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हुआ, जो उनकी यात्रा के लिए चंदा इकट्ठा होना था, उसका QR कोड और जो उसकी डोनेशन लिंक थी वही गलत छाप दी गई। अब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये लापरवाही, गलती है, या फिर आप कहेंगे ये कोई साजिश है? नहीं, मुझे जानकारी इसकी नहीं है। चलिए, तो अब फिर से एक बार रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। जो कुछ सवाल हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंदाज इनका बदला हुआ होगा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बंटवारे के बाद देश को एकजुट करने वाला नायक कौन है, नेहरू या पटेल? दोनों। अगला सवाल, पार्टी को बेहतर तरीके से संभालने वाला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? सोनिया गांधी जी रही हैं और अब ये है। बेहतर कौन है जी? बेहतर कौन है? ऐसा है, सोनिया गांधी जी वहाँ पे लगभग 1996 से लेकर रही हैं, तो उनका कार्यकाल 20 साल से ज़्यादा का रहा है। इनका तो 1 साल का भी है। तो इन्हें इसलिए मैं समझता हूँ खड़गे जी भी बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं और उनका संघर्षशील जीवन रहा है, इसलिए उनके अनुभव और संघर्षशील जीवन की उनकी जो है उसमें हमें पूरा भरोसा है। वे दृढ़ता से अच्छे ढंग से हमारी अध्यक्षता करेंगे और उनके आने के बाद हमें सफलता भी, कुछ कई राज्यों में चुनाव हम लोग जीते हैं। अगला सवाल, कांग्रेस के भविष्य का नेता कौन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? बात समझ लीजिए, राहुल गांधी यहाँ के अध्यक्ष भी हमारे AICC के रह चुके हैं। प्रियंका जी भी अभी उसके बाद उनके बाद चुनाव में इसमें राजनीति में आई हैं, तो इसमें भविष्य का नेता कौन हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? एक तो असफल रहे हैं, एक अभी नए नए हैं। नेक्स्ट, इंडिया का संयोजक किसे होना चाहिए, नीतीश कुमार को, मल्लिकार्जुन खड़गे को या ममता बनर्जी को? जो इंडिया अलायंस तय कर ले। आपके हिसाब से? जो इंडिया अलायंस तय कर ले। अब जो मैं सवाल आपके सामने ला रहा हूं उसको आप वरीयता के हिसाब से बता दीजिए कि फर्स्ट में कौन आप मानते हैं, सेकंड में और थर्ड में, फोर्थ में किसे? पहला सवाल, इनमें से भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव? अगर 1, 2, 3, 4 करें तो? इंदिरा गांधी नंबर 1, अटल बिहारी जी नंबर 2, नरसिम्हा राव जी नंबर 3। चौथे की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से सबसे बेहतर काम करने वाले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, हेमंता बिस्वा शर्मा, नवीन पटनायक?
सबसे सफल तो नवीन पटनायक रहे। इसके बाद क्रम बता दीजिए। इसके बाद मुझे क्रम में कुछ नहीं कहना। नेक्स्ट, कांग्रेस से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या दिग्विजय सिंह? ये दिग्विजय सिंह का नंबर काट दीजिए। अगला सवाल, इनमें से हिंदू धर्म का सबसे प्रामाणिक चेहरा अभी कौन है? स्वामी रामदेव, बाबा बागेश्वर, मोहन भागवत या राम भद्राचार्य? कोई एक क्रम तो आप दें। अगला सवाल, विपक्ष का कौन सा नेता प्रधानमंत्री पद के ज्यादा योग्य है? अगर इसमें आप 1 2 3 4 करें, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दूंगा। पर फिर भी आप मानते तो होंगे कि यह व्यक्ति ज्यादा योग्य है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं देता। चलिए जयशंकर जी। क्या पूछने को रह गया है? चलिए खत्म करिए। मुझे उम्मीद थी कि राहुल जी का नाम लेंगे दिग्विजय जी। नाराज मतलब सचमुच मुझे ये उम्मीद। बात यह है, मेरी मुसीबत यह कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। नहीं, राहुल जी वाले पे होना चाहिए था, मेरी उम्मीदें तो। अरे एक चीज बताइए, आप लोगों का असेसमेंट इतना वे ऑफ द मार्क क्यों था मध्य प्रदेश में? आप लोगों का असेसमेंट इतना वे ऑफ मार्क क्यों था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में अब देखिए, ये ईवीएम माता की कृपा हम पर नहीं है। पर वो ईवीएम तेलंगाना में भी तो था। तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई। आपसे कहता हूं, हिमाचल में आपकी सरकार बन गई। जहां बीजेपी का स्टेक्स नहीं होता है वहां ईवीएम खेल नहीं होता। ऐसा कैसे हो? बार बार जो ईवीएम देखिए, मेरा तो सुन लीजिए, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, चाहे जीते हारे मुझे आपत्ति नहीं। जयशंकर जी, बार बार आप लोग ईवीएम का सवाल उठाते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद उठाते हैं। मैं तो नहीं, चुनाव से पहले मैं पहले से कहता आया हूं कि भाई सर ईवीएम के बारे में पुनर्विचार करिए। सर, मेरा निवेदन इतना ही है कि ईवीएम तो ठीक है, जो है सो है, लेकिन उसके अलावा आपके अंदर की जो कमियां हैं, आपके पार्टी के अंदर जो कमियां हैं, आप बात करते हैं, अडानी का विरोध करते हैं, राहुल गांधी अडानी के खिलाफ भाषण करते हैं, कमलनाथ जी अडानी पावर प्लांट लगवाते हैं छिंदवाड़ा में, अडानी के सारे प्रोजेक्ट अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ले जाते हैं वहाँ पर। आप ओबीसी की बात करते हैं, नेतृत्व देते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को। ओबीसी और दलित आदिवासी आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आप कभी इस बात पर विचार किया है आपने? आप पहली बात सुन लीजिए, जहाँ तक अडानी का ठेके देने की बात है, ये सारा कॉम्पिटिटिव बिडिंग से होता है, और कॉम्पिटिटिव बिडिंग में कोई अगर आता है तो हमको किसी को ये बात तो नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं, भाजपा सरकार भी कर सकती है। आप सुन लीजिए, जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पे होता है, अडानी जी का जहाँ तक सवाल है, जहाँ प्रधानमंत्री लॉबिंग करेंगे उनके लिए विदेशों में जाकर, तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने विदेशों में जाकर किसी एक कॉरपोरेट ग्रुप की लॉबिंग नहीं करी है, जिस तरह से मोदी जी ने अडानी जी के लिए की है। नंबर 1। नंबर 2, आप ये क्यों भूल जाते हैं, सिद्धरमैया जी ओबीसी, भूपेश बघेल ओबीसी, अशोक गहलोत ओबीसी। तो बात मध्य प्रदेश की हो रही है जी, बात हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहां तक मध्य प्रदेश सवाल है, में भी आप लोगों ने मध्य प्रदेश का सवाल है, जहां तक मध्य प्रदेश सवाल है, हमारा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अभी ओबीसी, विपक्ष का नेता आदिवासी। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ होते हैं। दिग्विजय सिंह रेस में थे ही नहीं। इस बार नहीं, उसके पहले भी जब सुभाष यादव थे तब मुख्यमंत्री आप बने थे, और सुभाष यादव नहीं बने थे। देखिए, जमुना देवी नहीं बनी थी उस समय वोटिंग से हुआ था, और मत गिरे थे, और मतों के आधार पर मुझे बहुमत के आधार पर श्यामाचरण शुक्ला जी मेरे खिलाफ थे, और श्यामाचरण जी को ज़्यादा मुझे वोट मिले थे, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना था। लेकिन बनते ही मैंने सुभाष यादव जी को मेरा उप मुख्यमंत्री बनाया, जमुना देवी, और उसके बाद जमुना देवी जी को नेक्स्ट राउंड में मैंने बनाया। दिग्विजय जी, अब चलते चलते प्यारेलाल कंवर जी को बनाया। वक्त समाप्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल आपसे यही है कि इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, क्या राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है, और क्या जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे आप जो लाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी काट हो पाएगी? इस देश में 2024 के चुनाव के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, जिस प्रकार से आर्थिक
जो खाई बढ़ती चली जा रही है लोगों में, अमीर गरीब की, जिस तरह से कर्जा बढ़ता जा रहा है देश पर, जिस तरह से काले धन की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, बात इन मुद्दों पर होना चाहिए। जहाँ तक राम जी के मंदिर का है, राम जी का मंदिर जो है वो कोई चुनावी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। बस छोटा सा सवाल जल्दी से। दिग्विजय जी, मेरा कहना है, दिग्विजय जी, 3 दिसंबर को आपने तो कहा था ना महाराज दिग्विजय कि आप ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास में। जी जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खूब खाओ और उसके बाद भाजपा में आ जाओ। सर पूछिए। दिग्विजय 3 दिसंबर, दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश का परिणाम आता है। चुनाव में हारने के बाद भी कमलनाथ इस्तीफा नहीं देते, बाद में पार्टी उन्हें जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना देती है। मेरा यह कहना है कि अब जीतू पटवारी युवा प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो अब यह क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का युग खत्म हो रहा है, अब युवा नेतृत्व मध्य प्रदेश को देखेगा? वो नहीं चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है। मैं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था, 46 साल के अंदर मैं मुख्यमंत्री बन गया था। तो ये तो है ही, अच्छी बात है, नई पीढ़ी को आना चाहिए। और उस समय राजीव गांधी जी ने हम लोगों के जनरेशन में कई लोगों को जो सबसे सफल हुए, राजशेखर रेड्डी हमारे साथ थे, अहमद पटेल हमारे साथ थे, ऑस्कर फर्नांडिस हमारे साथ थे, अशोक गहलोत हमारे साथ थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ थे। ये 30 साल तक हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर आगे आने के हम लोग। दिग्विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद TV9 के इस कार्यक्रम में आने के लिए।